हेलो दोस्तों। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9। सर चैप्टर नंबर 9 ना सर एक बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है सर। वाई सर इसमें ना सर कई सारे आपको ना न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपके पेपरों में आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगर हम आईसीएस स्टडी मटेरियल का अगर हम बात करें तो उसमें ना आपको 5 एमसीक्यू दे रखे हैं जो मैं अभी कराऊंगा। तो वो थ्योरेटिकल है, वो आपको थ्योरेटिकली तो मैं आपको करा देता हूँ, ठीक है। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसा मैं हमेशा आपको बताता हूँ तो वो आपको करके जाना ही जाना होगा। और हाँ, पेपर बहुत ज़्यादा ही ईज़ी आ रहा है और जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी बहुत ईज़ी आ रहे हैं। जो बच्चों का रिव्यू था, यहाँ तक कि मेरे क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा ईज़ी क्वेश्चन आए थे। मतलब जो अगर मैं बात करूँ, जैसे अगर मैं आपको अभी आगे ही बता दूंगा, आगे आगे मैं आपको ना पूरा एग्जांपल्स के साथ पूरा बताऊंगा कि कैसे कैसे डिटेल में आपको इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। अगर आप ऊपर ऊपर से पढ़ के जाएंगे तो शायद आप कहीं ना कहीं गलती कर सकते हैं। पहले तो मैं एमसीक्यू करा देता हूँ, जो मैं हमसे कराता हूँ। रिटर्न ऑफ इनकम इज क्या होता है सर, ये एक रिलेटिव मेजर होता है एंड लीड्स टू सब ऑप्टिमाइजेशन। सर ऐसा क्यों होता है सर, रिलेटिव मेजर्स क्यों बोला जाता है सर? अभी हम जब आरओआई निकालते हैं तो वो हमारा किस में आता है सर? परसेंटेज में आता है सर। परसेंटेज में किसी के रिलेटिवली बताता है कि 40% या 50% आता है। और ये सब ऑप्टिमाइज क्यों होता है? क्योंकि सर अगर आप शॉर्ट रन में अगर देखते हैं तो कभी कभार आपको ये दिख सकता है कि रिटर्न ऑफ इनकम क्या कम है, लेकिन अगर आप लॉन्ग रन में देखते हैं तो हमको हमेशा ज्यादा देखने को मिलता है। तो इसलिए बोला जाता है रिटर्न ऑफ इनकम इज सब ऑप्टिमाइजेशन बोला जाता है, ठीक है। ओके, रिटर्न ऑफ इनकम इज अ रिलेटिव मेजर, डिस्करेज इन्वेस्टमेंट बिकॉज इट कैन डिक्रीज आरओई इन द शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म में रिटर्न ऑफ इनकम आपका कम हो सकता है, हेंस लीड्स टू सब ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। आरईआई रेजिडुअल इनकम, रेजिडुअल इनकम हमारा एब्सोल्यूट मेजर होता है क्योंकि ये अमाउंट के टर्म्स में आता है सर। रिलेटिव आरओआई क्या होता है सर? ये तो परसेंटेज टर्म में आता है, इसलिए हम रिलेटिव मेजर करते हैं। जब भी हम रेजिडुअल इनकम निकालते हैं तो ये अमाउंट में आता है, ठीक है। इसके लिए ना एक पेज नंबर 12 पे ना एक क्वेश्चन है, पेज नंबर 12 पे एक एग्जाम्पल है, वो आपको करना है, ठीक है। यहाँ स्टार लगा लो, चांद लगा लो, पहाड़ बना दो, उस पे से सूरज निकाल दो, उस पे से पानी निकाल दो, कुछ भी कर लो, लेकिन पेज नंबर 12 पे एक एग्जांपल है वो आपको करना ही करना होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। रेजिडुअल इनकम क्या होता है सर? ये एक एब्सोल्यूट मेजर्स होता है, हैंस बेस्ट एप्लीकेबल टू कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ डिवीजन ऑफ सेम साइज इंडस्ट्री। सेम साइज की इंडस्ट्री का ही आप रेजिडुअल इनकम निकाल के आप उसका कंपैरिजन कर पाएंगे। हाँ तो सॉरी, मैंने जैसे बताया रेजिडुअल इनकम सर हमारा किसके टर्म में आता है सर? अमाउंट की टर्म में आता है। तो अमाउंट की टर्म में आता है इसलिए हम इसको एब्सोल्यूट मेजर बोलते हैं। और इसको जो कंपैरिजन करना होगा तो सेम टाइम के जो सेम साइज के इंडस्ट्री होते हैं ना, उसमें कंपैरिजन होता है, इसीलिए ये एब्सोल्यूट एंड सेम आंसर रहेगा। इसका आंसर रहेगा सी। चलो एक बार पेज नंबर 12 पे आ जाओ, एक बार वो देख लो क्वेश्चन, एग्जाम्पल, होपिंग यही हो एग्जाम्पल। नीचे करता हूँ पेज नंबर 12 में, हाँ ये रहा। ये एग्जाम्पल ना सर आपको करके ही जाना है। ये एग्जाम्पल सर आपका हो जाता है मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो मैंने क्या बताया सर, आर ओ आई और आर आई तो आपको करके ही जाना है। आर ओ आई और आर आई आपको करके जाना है। और इसका ये एग्जाम्पल है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आ रहा है और आएगा ही आएगा, ठीक है। ये नहीं आएगा तो दूसरा टॉपिक आता है। ये एक बार क्वेश्चन आप देखेंगे तो इजीली हो जाएगा सर। क्वेश्चन कुछ नहीं सर, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट करेंगे तो सर आपका क्या आ जाता है सर? आर ओ आई आ जाता है, ठीक है। प्रॉफिट 31,20,000 डिवाइड बाय 1,56,000, तो आपका क्या आ जाएगा? आर ओ आई आएगा। रेजिडुअल इनकम निकालना हो तो रेजिडुअल इनकम का भी फॉर्मूला इजी है सर। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है? 10%। तो प्रॉफिट माइनस में कॉस्ट ऑफ कैपिटल मल्टीप्लाई बाय इन्वेस्टमेंट में निकाल के दिखा देता हूँ, एक कर देता हूँ, दूसरा वाला आप कर लेना। आरओआई निकालना हो तो बहुत आसान है सर। ये जो प्रॉफिट ये रखा है तो उसको क्या करेंगे, 120 डिवाइड बाय 960, ये आ जाएगा हमारा कितना परसेंट? 12.5, ये आ जाएगा आरओआई। लेकिन जब हम बात करते हैं आर आई की, रेजिडुअल इनकम, तो रेजिडुअल इनकम क्या निकालना होता है सर? 1,20,00,000 है, 1,20,00,000 है ना, हाँ 1,20,00,000 है। माइनस में इन्वेस्टेड कैपिटल कितना? 9,60,00,000। ये करेंगे इंटू में 10% कॉस्ट ऑफ कैपिटल। डिटेल में मत जाइएगा प्लीज। और एक रिक्वेस्ट और है सर, कोई भी जो बड़े बड़े टीचर है आजकल ना सर, वो अपनी क्लासेस देखने में लगे रहे हुए हैं, बहुत ज्यादा इजी हो चुका है। तो वो प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है, उन सब ना वहम से बाहर आए। पेपर बहुत ज्यादा इजी आ रहा है, बहुत ज्यादा इजी पैटर्न क्वेश्चन आ रहा है। आप किसी बच्चे से पूछ के देखिए तो एग्जाम्सन हर किसी दूसरे बच्चे की आ रही है 60++। मेरे भी कमेंट सेक्शन देखेंगे तो उसमें लिख कर आ रहा है कि सर आपके रिविजन वीडियो से ही हम पास हो गए। तो इसलिए एक रिक्वेस्ट है कि आप कोई क्लास परचेज करने के थ्रू मत रहिएगा। तो रेजिडुअल इनकम हमारा क्या अमाउंट में आया, तो जो मैंने बताया सर एब्सोल्यूट होता है, एब्सोल्यूट मेजर है, ठीक है। उसी की तरह ये क्या रिलेटिव मेजर है क्योंकि ये परसेंटेज में आ रहा है, ठीक है।
अब इसमें ना एक बहुत अच्छी सी एक बात बता रखी है कि इसमें ना जो वर्किंग नोट के बाद ना इट कैन बी क्लियरली सीन दैट WT विच परफॉर्म W1 इन मेजर ऑफ ROI हैज अ डिसएडवांटेज ऑफ अ साइज इफेक्ट विच इज अ शॉर्ट कमिंग ऑफ RI। सर इसमें क्या हुआ? सर सिंपली वर्ड में सर आपको अगर ये पता चल रहा है कि ROI से अगर हम देखते हैं तो W2 बहुत ज़्यादा अच्छा एक रहेगा, लेकिन जैसे ही हम रेजिडुअल इनकम की अगर हम बात करें तो सर रेजिडुअल इनकम में W1 हमारा अच्छा रहता है। सर ऐसा क्यों सर? क्योंकि ना हम क्या करते हैं सीधा हम प्रॉफिट को इन्वेस्टमेंट से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो एक स्पेसिफिक परसेंटेज में आता है, रिलेटिवली टर्म में आता है, लेकिन जब भी हम स्पेसिफिक अमाउंट निकाल रहे होते हैं ना, तो अमाउंट हमारा डिफर कर सकता है हमारे कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अकॉर्डिंगली। मतलब आप अपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कितना इफेक्टिवली यूटिलाइज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली भी आपका निकल सकता है। मतलब सिंपली वर्ड में अगर आप 1 लाख रुपए लगाते हैं, 1 लाख पे आप 10,000 रुपए कमाते हैं, ठीक है, तो आपका सर रिटर्न कितना होगा सर? 10%। लेकिन मैं अगर बोलता हूँ सर आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल लेट से आपकी है 10%, ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 10% और आप प्रॉफिट कमा रहे हैं 10,000, तो 10,000 माइनस में 10,000 कितना होता है सर? 0 हो जाता है। तो रेजिडुअल इनकम आपके ना इन्वेस्टमेंट की वजह से भी वेरी करते रहती है, ठीक है। ये तो डिटेल में हो गया, उतना डिटेल में नहीं जाना है आपको, ओनली MCQ पर्पज से रहना है, ठीक है। इसका अगर आपको साइज इफेक्ट के बारे में पढ़ना है तो यहाँ पढ़ लीजिएगा, लेकिन उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ROI या RI निकाल लीजिएगा, साइज इफेक्ट के बारे में एक बार पढ़ना हो तो पढ़ लीजिएगा। ये आपका एग्जाम्पल हो जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपको करके ही जाना है, ठीक है। और किसी और चीज़ की वीडियो चाहिए हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आपके लिए ले आऊँगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ठीक है। द नंबर ऑफ इन पेशेंट हॉस्पिटल दैट डिक्रीज 8% फ्रॉम 776 इन 2021 टू 715। सर अगर मैं बात करूँ नंबर ऑफ पेशेंट, अगर आपकी मृत्यु कम हुई है तो सर ये मतलब इंसान मतलब पीपल। सर आप देखो ना सर, डेथ किसकी होती है सर? इंसानों के बारे में बात हो रहा है, पीपल के बारे में हो रहा है। पीपल मतलब सोशल, तो सोशल एंड पीपल आपका आंसर ठीक रहेगा बी, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। लेकिन मैंने जैसा आपको बताया सर, मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक भी आपको बताता हूँ। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रिपल बॉटम लाइन। MCQ से हमें क्या पता चला सर? एक ट्रिपल बॉटम लाइन आपका सर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, ट्रिपल बॉटम लाइन। और इसके लिए भी एक क्वेश्चन है हमारे पास। इसके लिए कौन सा क्वेश्चन है आपके ICSE स्टडी मटेरियल में? अगर सबसे एंड में चले जाए तो मेरे घर में गलत नहीं हूँ तो ये आप देख रहे होंगे कई सारे आपको देगा कि कौन सा इकोनॉमिक बॉटम लाइन है, सोशल बॉटम लाइन है या इन्वायरमेंटल बॉटम लाइन है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा सर? क्वेश्चन नंबर 9, टेस्ट योर नॉलेज का क्या सर? TYK टेस्ट योर नॉलेज का क्वेश्चन नंबर 9 हो जाता है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। पहला हुआ ROI RI, जिसमें एक एग्जांपल करना है। ट्रिपल बॉटम लाइन में TYK का क्वेश्चन नंबर 9 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है जो आप करके ही जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर इज द क्या होता है सर? टारगेट। जब भी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर निकालते हैं जिसका वो टारगेट मेजर होता है क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर का। तो क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर और KPI का ना इसमें क्वेश्चन मिल जाएगा, तो हम आगे देख लेंगे उसको भी, ठीक है। एक बार आप पढ़ लीजिएगा इसके बारे में। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर आर द सो मेजर्स वेदर CSF आर वर्किंग और नॉट। यूजिंग CSF एंड KPI हेल्प्स अ बिजनेस स्टे फोकस ऑन द की एक्शंस दैट विल कीप इट ऑन ट्रैक ऑन अचीविंग इट्स गोल। तो क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर एंड की परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्या होते हैं, इस पे एक सर शायद एक इलस्ट्रेशन होगा, वो आगे हम देख लेंगे एंड में, या मैं देखता हूँ की परफॉर्मेंस या KPI टाइप करके देखता हूँ। आई थिंक आज आना चाहिए KPI से। तो अगर नहीं आएगा तो मैं आपको कमेंट में आपको बता दूंगा सर वो कौन सा एग्जांपल है, ठीक है। हाँ, ये आपको पढ़ना। एक तो KPI शैल बी स्मार्ट। सर KPI कैसा होना चाहिए? स्मार्ट हो जाना चाहिए। स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रिलेवेंट एंड टाइम बाउंड, ठीक है। हाउ टू आइडेंटिफाई द CSI एंड KPI, ठीक है, ये आप कर लेंगे। परफॉर्मेंस मेजर में आप आएंगे ना, तो आप ना ये आप एक बार आपको ये पढ़ना होगा पूरा का पूरा। ये एक इंपॉर्टेंट होता है टूल कंप्रेसिंग फाइनेंशियल इंडिकेटर क्या है और नॉन फाइनेंशियल इंडिकेटर क्या क्या है हमारे, ये आपको पढ़ना होगा। नॉन फाइनेंशियल इंडिकेटर में बैलेंस स्कोर कार्ड और परफॉर्मेंस प्रिज्म और बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल, ट्रिपल बॉटम लाइन, टोटल 4 होते हैं। ट्रिपल बॉटम लाइन में मैंने आपको एक क्वेश्चन बताते हैं, वो करना है। बैलेंस स्कोर कार्ड आपका फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल मॉडल होता है, इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन आ सकता है। बाकी एक नॉर्मली आपसे MCQ पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो अगर मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन की बात करूँ, ROI RI पे क्वेश्चन आएगा, EPS पे क्वेश्चन आ सकता है,
सकता है, ईवीए पे क्वेश्चन आ सकता है, और नेट प्रेजेंट वैल्यू पे क्वेश्चन आना हो तो आ जाएगा। बहुत ज़्यादा इजी आएगा क्वेश्चन। या और कैसा क्वेश्चन आएगा आगे आपको मैं बताता हूँ, रुको आगे आ जाओ, ठीक है। एक तो मैंने आपको वो क्वेश्चन बता दिया, अब आगे आ जाओ, एक बार मैं आपको क्वेश्चन बता दूं कौन कौन सा आपको क्वेश्चन करना ही करना है, ठीक है। इकोनॉमिक वैल्यू एडिट, इकोनॉमिक वैल्यू एडिट का क्वेश्चन नंबर आप कर लेना, एक 4th कर लेना। इकोनॉमिक वैल्यू एडिट, इकोनॉमिक वैल्यू एडिट का कोई भी एक क्वेश्चन 3 या क्वेश्चन 4 एक कर लेना। बहुत इजी क्वेश्चन आएगा, जिसमें तो एडजस्टमेंट बहुत ज़्यादा दे रखी है क्वेश्चन नंबर 3rd और 4th में, तो उतना घबराने की जरूरत नहीं है, उतना बड़ा आपको एडजस्टमेंट नहीं आता, बहुत ज़्यादा इजी सा एडजस्टमेंट आएगा और आप इजीली कर लेंगे। बैलेंस स्कोर कार्ड की अगर मैं बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 6 अगर आप देखना चाहें तो एक बार आप देख लेना, इसमें से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 में से ना आप कोई भी एक क्वेश्चन आप कर लेना। बैलेंस स्कोर कार्ड में, बैलेंस स्कोर कार्ड में क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 में से ना आप एक क्वेश्चन आपको एक करना ही करना होगा, उसमें से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। एक आखिरी एमसीक्यू बचा है, शायद एक बार वो पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको नट सेल में सब चीज़ बता दूंगा। और हाँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी पे ही बाकी वीडियो आएगी। अगर आपको क्वेश्चन की रिवीजन की वीडियो चाहिए, डिटेल की भी, तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। और पैसे बर्बाद नहीं करना किसी टीचर्स के लेक्चर लेने में, खासकर इसके। क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर आर द ट्रू सोर्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, जो ऊपर था वही है। क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर आर द ट्रू सोर्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। यहाँ पे हमारे सारे एमसीक्यू तो हो गए, लेकिन यहाँ पे बात खत्म नहीं होती, यहाँ पे यहाँ बात शुरू होती है। जो समरी दे रखी ना, कुछ करो या ना करो, समरी एक बार पढ़ के जाना, कुछ आया ना है, समरी में से ही आपको 2-3 मार्क्स का तो आपको इजीली 2-4 मार्क्स का तो इजीली हो जाएगा, ठीक है। मतलब सिंपल है, पहले लिखो समरी, ठीक है। अगर आप हमेशा अगर अपने ना पूरे चैप्टर्स की, सभी चैप्टर्स की अगर आप समरी कर लेते हो और मेरे एमसीक्यू की रिवीजन वीडियो देख लेते हैं ना, तो आप इजीली 50% मार्क्स तो इजीली ले आएंगे, ठीक है। और जो मैं नीचे बता रहा हूँ ना, वो है बिल्कुल, अगर आपको रिस्क नहीं लेना है तो वो है, पहले आपको करना होगा आरओआई और आरआई का एक एग्जाम्पल जो मैंने आपको बता दिया पेज नंबर 12 पे। ट्रिपल बॉटम लाइन का टेस्ट जो नॉलेज है क्वेश्चन नंबर 9 एक बार आपको देख के जाना होगा। ईवीए का इकोनॉमिक वैल्यू एडिट का क्वेश्चन नंबर 3 या 4 आपको देखना होगा। बैलेंस स्कोर कार्ड का आपको क्वेश्चन नंबर देखना ही देखना होगा। इसमें से आप मान के चलो 4 से 6 मार्क्स तो इजीली इसमें से आ सकते हैं, और अगर इसमें से नहीं आया तो फिर इसमें से आ जाएगा 4 मार्क्स का, ठीक है। और इन सब को कनेक्ट करता है समरी। अगर आप हर चैप्टर की, मतलब हर एक जो मॉड्यूल है ना, हर एक चैप्टर है, अगर आप समरी भी करके जाते तो आप 50% इजीली स्कोर कर लेंगे। सर 50% स्कोर करने के लिए तो आपको बस समरी पढ़ के ही चले जाएंगे ना हर चैप्टर की, तब भी आप कर लेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और मिलते हैं हम अगले वीडियो में। और हाँ सर, हंसते पास होंगे तो हंसते हंसते पढ़ेंगे।